आज का हमारा अगला विषय है बैटल फ्रंट, द हीरोइक स्टोरीज। ये सत्र शुरू करने से पहले मैं उमा शंकर जी और रवि शंकर जी को स्टेज पे आमंत्रण करना चाहूँगी। धन्यवाद। इससे पहले कि हम हमारे आज के मुख्य अतिथि गण को मंच पर बुलाएं, मैं कुछ कहना चाहूँगी आप सबसे। एकम प्यक्षरम यस्तु गुरे शिष्ये निवेदयेत, पृथ्व्याम नास्ति तद द्रव्यम यदत्वा ऋणी भवेत। भावार्थ, गुरु शिष्य को जो एकाध अक्षर भी कहे तो उसके बदले में पृथ्वी का ऐसा कोई धन नहीं जो देकर गुरु के ऋण में से मुक्त हो सके। कुछ ऐसा ही भार हम पे उन कर्मवीरों का भी है जिन्होंने देश की हर सरहद को बरगद की छांव बना दिया, जिसकी मजबूत ताकत के नीचे आप और हम आज बैठे हैं। कितनी कहानियां जो वीरों के चलते फिरते थकते पर ना रुकते कदमों ने देखी होंगी, उन्हें जानना समझना, समाज में चारों ओर फैलाना, कहानियां सुनना सुनाना हमारा परम कर्तव्य है। इस शुभ काम का दायित्व लेने आज मैं मंच पे बुलाने चाहूंगी परम आदरणीय अतिथि महोदय परमवीर योगेंद्र सिंह यादव जी को। मैं चाहता हूं कि इस सभागार में जो लोग हैं वो हिंदुस्तान के सम्मान में खड़े होकर एक बार आदरणीय योगेंद्र भाई, परमवीर चक्र विजेता, हिंदुस्तान की शान और हमारे देश के टाइगर, उनके सम्मान। क्या बात है, जय भारत माता की। क्या बात। कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। एवं हमारे साथ हैं हमारे सभाध्यक्ष महोदय उमा शंकर जी और पधारे हुए मेरे अग्रज और अनुजद। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। हर नई मुलाकात की शुरुआत परिचय से होती है। मैं आपकी मेज़बान प्रिया सोगानी हमारे अतिथिगण से आपका एक छोटा सा परिचय कराना चाहूँगी। सम्मानित कैप्टन योगेंद्र सिंह जी पीबीसी भारतीय सेना अधिकारी हैं। जान की बाजी लगाकर दुश्मन की 17 गोलियां झेलकर भी अदम्य साहस के परिचय देते हुए कारगिल युद्ध में सामरिक टाइगर हिल चोटी फतेह करने में अनुकरणीय भूमिका के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा परमवीर चक्र का सम्मान दिया गया। हमारे साथ हैं मुकेश कौशिक जी। ये पंचजन्य साप्ताहिक से इन्होंने पत्रकारिता प्रारंभ की, समाचार एजेंसी यूएनआई में 2 दशक काम किया एवं दैनिक भास्कर के डिप्यूटी एडिटर हैं। रक्षा संवाददाता के तौर पर 2 दशक से अधिक का अनुभव प्राप्त है इन्हें। इन्होंने विमान वाहक पोत INS विराट तथा विक्रमादित्य के अलावा अमेरिकी पोत USS रोनाल्ड रीगन, सबसे ऊंची रणभूमि सियाचिन भारत चीन सीमा, भारत पाक सीमा से लगे रेगिस्तान रण और नियंत्रण रेखा के अनेक दुर्गम स्थानों की यात्राएं की है एवं हमारे लिए जानकारी प्राप्त की है। सर, आपका स्वागत है। उमा शंकर जी के बारे में मैं क्या कहूँ, आप सभी जानते हैं वो अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल के संस्थापक निदेशक हैं और आज अगर हम यहाँ बैठे हैं तो उनकी वजह से बैठे हैं। सर, आपका स्वागत है। रवि यादव जी, जिन्हें हमने कल सुना था, जिनकी कला के हम कायल हैं, वो एक्टर, प्रोड्यूसर, पोएट मुंबई से हैं। इन्होंने योगेंद्र यादव जी के ज़िंदगी पर बहुत काम किया है, रिसर्च की है, उन्हें करीब से जाना है, पहचाना है। ये हमारा सम्मान है कि वो हमारे साथ आज इस मंच पर है। सर, आपका स्वागत है। आज का ये सेशन अब मैं उमा शंकर जी के हाथों में देती हूँ। थैंक यू प्रिया जी फॉर ए नाइस इंट्रोडक्शन। थैंक यू। तो ये सेशन शुरू करने के पहले मैं योगेंद्र यादव सिंह साहब आपको हमारा ये सौभाग्य है कि आप ये अहमदाबाद में आए और हम लोग आपसे बात करना चाहते हैं, कर पा रहे हैं। मुकेश जी, वेलकम टू अहमदाबाद। रवि जी, आपको तो हम कर ही चुके हैं। और इस सेशन की शुरुआत में योगेंद्र सिंह यादव साहब परमवीर चक्र के एक सेंटेंस से करना चाहता हूँ जो इन्होंने कई मंचों पे बोला भी है, मैंने सुना भी है, आप सब लोगों ने इनको सुना ही होगा, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। केबीसी में भी आपने देखा है और बहुत सारे जगह इंटरव्यूज में हमने सुना ही है। तो ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें हम सबके खून को दौड़ाने के लिए बहुत हैं। इनका अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि आई वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, ऑल आई प्रेड फॉर नाउ वॉज टू नॉट डाई बिफोर विनिंग बैक टाइगर हिल फॉर इंडिया। मतलब अगर हम हिंदी में बात करें
तो जब इनको लग रहा था कि हम मरणासन स्थिति में हैं और कभी भी मर सकते हैं, तब इनको ये लग रहा था कि हम टाइगर हिल को अपने देश के लिए जीत लें। हमें जीने की कोई जल्दी नहीं, हमें जीने की कोई उस तरह की ख्वाहिश नहीं है, लेकिन टाइगर हिल भारत जीत जाए, ये हमारी तमन्ना है। सर हम आपके सामने बैठे हैं और थैंक यू सो मच। एंड ये किताब है जिसमें इन्होंने अपने जीवन की सारी कहानियाँ लिखी हैं, बचपन से लेके टाइगर हिल से लेके अभी रिटायरमेंट लिया है इन्होंने दिसंबर 2021 में ऑनरेरी कैप्टन से रिटायर हुए हैं। और थोड़ी सी बात इतनी भी जानना चाहूँगा कि रिटायरमेंट, उसके पहले की लाइफ के बारे में तो लोग जानते हैं, रिटायरमेंट के बाद की लाइफ कैसी चल रही है? मैंने देखा सर आप बहुत बिजी हैं, मतलब आप हर 2 दिन में कहीं ना कहीं ट्रैवल करते रहते हैं, तो कैसा फील हो रहा है अभी? नहीं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मैं पहले तो उमा शंकर जी और यहाँ बैठे तमाम गणमान्य व्यक्तियों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और ये आप सबकी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि एक सैनिक राष्ट्र का होता है और राष्ट्र के लिए ही अपने आप को जीवन पर्यंत उसके लिए समर्पित करता है। तो जहाँ जहाँ पर लगता है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि मेरे जीवन का एक ही मकसद है कि आखिरी सांसों तक इस यूथ को राष्ट्र के साथ कनेक्ट कर। क्या बात है, क्या बात है, वाह। तो जो बुजुर्गों ने कहा भी है, जितनी आपकी बिजी लाइफ होगी उतनी इजी होगी। तो आप सबने जो है बहुत बिजी किया है, तो बहुत इजी हो गया। आपको, आप अपने आप में इतना प्रेरणा स्रोत हैं कि आप जहाँ जाते हैं लोगों के अंदर वैसे ही ऊर्जा आ जाती है। मुकेश कौशिक जी भी हैं, आप अपनी किताब के बारे में बताइए। उमा जी, इससे पहले कि आप मेरी किताब के बारे में जाने, मैं 2 प्रोटोकॉल आपके इस पूरे आयोजन के तोड़ना चाहता हूँ। पहला तो ये कि हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जिनको गर्व होता है कि वो मातृभूमि के लिए मर मिटे, लेकिन मातृभूमि को बचाते बचाते जीवित रह गए। ऐसे मुझे लगता है कि लिविंग मार्टर अगर कोई है तो हमारे बीच में हैं परमवीर चक्र और डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट होने के नाते मुझे बहुत लोग इतने करीब से मिले हैं, लेकिन जीवित शहीद मुझे पहली बार मिला है। तो मैं खड़ा होकर इनके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ क्योंकि सचिन के, अमिताभ के चरण मुझे छूने का उतना गर्व नहीं है जितना इस लिविंग शहीद का है। क्या बात है। देखिए, पत्रकार लोग नई भाषा को जन्म दे देते हैं। आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ जीवित शहीद, लिविंग मार्टियर। और अभी थोड़ा सा खड़े रहिए। मैं जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में बड़े गर्व से जाया करता था, 10 साल पहले उससे भी जाते था। वहाँ पर एक्सीलेंट लोग, बोलने वाले एक्सीलेंट, उससे भी ज़्यादा सुनने वाले आया करते थे, उनने वाले आया करते। लेकिन ओवर द इयर्स वहाँ पर भीड़ इधर भी बढ़ती चली गई, भीड़ उधर भी बढ़ती चली गई और सुनना सुनाना नदारद हो गया। हम में से पता नहीं कितने सीरियस लोग यहाँ पर हैं जितने, लेकिन इतने सीरियस ऑडियंस मैंने बहुत साल बाद देख पा रहा हूँ। क्या बात है, वाह। एक बार आप सब लोगों के तालियां। उसके लिए मैं स्टैंडिंग ओवेशन उमा शंकर जी के लिए चाहता था। प्लीज अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि इतना अच्छा फेस्टिवल हमको दिया, जो जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल रीबर्थ कहना चाहिए, जो अहमदाबाद में हुआ है। भगवान इस उत्सव को इसी गरिमापूर्ण बनाए रखे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इसको भीड़ में ना बदलने दो। करेंगे मैडम, करेंगे। तीसरा गर्व मुझे थोड़ा सा अपने आप पर भी देने दीजिए। रक्षा संवाददाता होने के नाते बड़ा मेरा ये प्रयास रहा है कि जो कुछ अखबारों में हम लोग लिख पाते हैं उससे दुगना तिगुना बचा रह जाता है। और मुझे इस बात का गर्व है कि पिछले 2-3 साल में जो 2 घटनाएं हुई हैं, एक तो ये जब पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर हमला हुआ, 40 जवान मार डाले गए, पूरे देश को दर्द था। उसके 15-20 दिन के अंदर
हमारे भारतीय वायुसेना के विमानों ने पाकिस्तान में घुसकर वहाँ पर बमबारी की और बदला चुकाया। एक सबक सिखाया उन लोगों को कि इस देश पर आंख उठाने का नतीजा क्या हो सकता है। और पहली बार 1971 के बाद पहली बार भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान दूसरी बाउंड्री को क्रॉस करके घुसे और उस आतंक के ठिकानों को ध्वस्त करके आए। ये मिलिट्री ऑपरेशंस, डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स का डेडली कॉम्बो था। 1-2 साल बाद 2020 में भारतीय जो LAC है चीन से लगी हुई, वहाँ पर चीनी सेना ने घुसने का प्रयास किया। उससे को रोकते हुए गलवान में कम से कम 20 लोग हमारे शहीद हुए। हम लोग उनके लिए भी एक बार 20 लोग जो मारे गए उनको भी हम लोग खड़े होके एक बार शहादत स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहते हैं। भारत माता की, भारत माता की। और मुझे जब लगा कि ये किताब जो LAC टकराव इनसाइड स्टोरी है, तो मैं हर लेखक की एक तमन्ना होती है कि वो उसकी माँ को, अपने पिता को, अपनी दादी को, अपनी पत्नी को, बच्चों को समर्पित करे। लेकिन मैंने इस किताब को समर्पण करने के लिए जो समर्पण लिखा है वो आपको एक लाइन सुना देता हूँ। गालवान घाटी के उन 20 अमर नायकों को ये किताब समर्पित है, जिन्होंने देश की इंच इंच ज़मीन की रक्षा करते हुए अंतिम सांस तक दुश्मन के सैनिकों का मुकाबला किया और मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। इस किताब का विमोचन करने के बजाय, जिस दिन इसका विमोचन था, विमोचन के लिए मुझे लगा कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल मुकुंद नरवणे को बुलाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में पूरा ये ऑपरेशंस हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं अवश्य आऊँगा। और भदौरिया जी जो वायुसेना प्रमुख थे, उनके कार्यकाल में हुआ था, क्योंकि उनसे ऑथेंटिक जानकारी और कोई नहीं रख सकता था। दोनों ने इस किताब का विमोचन किया। लेकिन उनके इस विमोचन से पहले मैं इस किताब को समर स्मारक में समर्पित करने गया था, जहां उन 20 सैनिकों के नाम स्वर्णाक्षरों में लिख दिए गए हैं, जिन्होंने गालवान घाटी पर अपना बलिदान किया। मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपनी किताब का विमोचन वहाँ से किया। क्या बात है सर, बहुत बहुत बधाई। क्योंकि हमारे बीच में आदरणीय योगेंद्र जी हैं और मेरा नाम तो रवि है, लेकिन मुझे लगता है कि रवि लालची भी मैं खुद को कहता हूँ अपने शो में। भैया का मैंने इंटरव्यू किया हुआ है कि हम ऐसे लोग जब होते हैं तो लालच होता है कि जितना ज़्यादा इनसे जान लिया जाए, क्योंकि ये पल बार बार नहीं आते। हम किस्मत वाले लोग हैं इस सभागार में जितने भी लोग हैं कि हम आदरणीय योगेंद्र जी को, देश के लाल को, एक ऐसे वीर को जो जीवित इतिहास हैं अपने आप में, हम उनको देख पा रहे हैं, हम उनको सुन पा रहे हैं। और ये मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर गर्व का विषय है कि मैं उनके साथ यहाँ बैठा हूँ। मैं आपको, बहुत लोग सुनना चाहते हैं भैया, आपसे एक सवाल, ज़्यादा आप ही बोलें हम कम बोलें, कि एक बड़ी मशहूर लाइन है कि जान है तो जहान है। हम सब ये ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कौन सा जज्बा होता है कि जान बहुत पीछे छूट जाती है और सिर्फ हिंदुस्तान याद रहता है? ये क्या जज्बा कैसे पैदा हो जाता है हमारे ही बीच से गए हुए भाइयों में, बहनों में, जब वो जवान हो जाते हैं? ये जज्बा इस देश की मिट्टी से पैदा होता है, क्योंकि ये धरती वीरों की, वीरांगनाओं की है, ऋषि और मुनियों की है। ये तो जप की और तप की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की और वीरों की, वीरांगनाओं की मिट्टी है। इस मिट्टी में जन्म लेना ही 100 जन्मों के पुण्य के समान है। वाह। और रवि भाई, ये जो जज्बा आता है, ये कहीं और से नहीं, हमारी माँओं से आता है। क्योंकि इस देश की माँ ही कह सकती हैं, वो संस्कार दे सकती हैं अपने बेटे और बेटियों से कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। तो जब एक हिंदुस्तान का सैनिक जब सेना के अंदर भर्ती होकर के जाता है, वहाँ पर क्योंकि एक ट्रेनिंग का भी माहौल होता है, हर एक संस्था अपने सैनिकों को, अपने सबॉर्डिनेट को उसी तरह से तैयार करती है। तो उस ट्रेनिंग का एक जज्बा होता है, साथ ही साथ जज्बा होता है जो आपसी आत्म लगाव का। इतना गहरा लगाव होता है, शायद हम जो सगे भाई हैं उतना भी उनमें हमें लगाव नहीं होगा।
मैं तो बहुत छोटी सी अवस्था में सेना के अंदर भर्ती हुआ था, 16 साल 5 महीने की उम्र में, और 19 साल की अवस्था में युद्ध लड़ने का मौका भी मिला था। किताबों में पढ़ कर के गया था कि एक सैनिक दूसरे सैनिक के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। ये 19 साल की अवस्था में मैंने देखा प्रत्यक्ष रूप से कि जवान घायल होते चले जा रहे हैं, लड़ने के लिए वो काबिल नहीं रहे हैं, उनके अंग कट गए हैं, जख्मी हो गए हैं, लड़ नहीं सकते हैं। उनको कहा हमने कि सर आप लड़ नहीं सकते हो, आप ऐसे करो नीचे की तरफ कूद जाओ और अपनी जान को तो बचाओ। तो जब उनके मुख से सुना, यार जीना है तो तुम्हारे साथ जीना है, मरना है तो तुम्हारे साथ मरना है। क्या बात है, जय हिंद। तो जो किताबों में पढ़ करके आए थे वो आज प्रत्यक्ष रूप से जब सुना, तो हम जैसे नौजवानों के लिए तो इससे बड़ी प्रेरणा शक्ति कुछ हो ही नहीं सकती थी। और वहीं से वो जज्बा पैदा होता है कि वो अपनी आखिरी सांस और लहू की आखिरी बूंद को इस माँ भारती के लिए कुर्बान कर देता है, और कोई जज्बा ही नहीं। यही तो है, ये हमारे इस मिट्टी के संस्कार हैं, इस राष्ट्र का जो है वो संस्कृति है, इस राष्ट्र की वो परंपरा रही है कि इस धरती पर पैदा हुए लोगों ने कभी किसी मुल्क के ऊपर हमला नहीं किया है, लेकिन जब इस मुल्क के ऊपर हमला हुआ है तो इस धरती माँ ने अगर एक गर्दन मांगी है तो हजार हजार गर्दनें इस माँ भारती के बेटे और बेटियों ने अपने आप को समर्पित किया है। तो वो इस धरती का ही संस्कार है, इस धरती की ही खुशबू है, धरती के ही वो संस्कृति है जो एक सैनिक उस युद्ध के दौरान अपने आप को उस संस्कृति में ढाल करके, उसके लिए सबसे पहले राष्ट्र है, क्योंकि राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है। एक सैनिक जब युद्ध पे लड़ता है तो उसको मालूम है कि वो अकेला नहीं लड़ रहा है, पूरा राष्ट्र उसके साथ लड़ रहा होता है। तो राष्ट्र की उन भावनाओं की खातिर हिंदुस्तान का सैनिक लड़ते लड़ते अपने इस हिंदुस्तान पूरे परिवार को बचाते बचाते अपने आप को उस राष्ट्र के लिए समर्पित कर देता है। तो रवि भाई, मैंने वो पलों को भी जिया कि ऐसे पल जो शायद आप सब ने जो ना फिल्मों के अंदर देखा होगा कि गर्दन कटती है तो जमीन पर गिरने के बाद किस तरह से उछलती है, तड़पती है, और उसका धड़ किस तरह से चलता है। मैंने उन पलों को जिया है कि हिंदुस्तान के सैनिक की अगर गर्दन भी कटी तो उसका धड़ भी दुश्मन की तरफ चला। क्या बात। मैं उन पलों को भी जिया कि एक सैनिक का अगर हाथ कटे हैं तो पैर के बल उसने फायर किया है, और पैर कटे हैं तो धड़ के बल चल करके हाथों से फायर करते हुए दुश्मन की तरफ बढ़ा है। वो जो पल थे वो मेरे जीवन के इतने महत्वपूर्ण पल थे, अस्मरणीय पल हैं, पावन पल हैं, जो आज भी अगर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो उन पलों में मैं जी पा रहा हूं, उन पलों को देख पा रहा हूं। क्योंकि कोई भी जो उपलब्धि होती है वो उपलब्धि उस व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, बल्कि उसके साथियों के द्वारा दिए हुए बलिदान और अपनी कर्तव्य पथ की बेला पर जिसने अपने आप को समर्पित किया है, वो उन सब की उपलब्धि होती है, इस राष्ट्र की उपलब्धि होती है। तो यही वो संस्कार थी, यही वो बात थी कि अपने से पहले उसको हिंदुस्तान दिखता है। भैया ये इतनी बड़ी घटना है और इस पर यकीनन इसको कोई 1 घंटे के उसमें नहीं समेटा जा सकता, लेकिन वो जो एक पल है मैं ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि जितनी बार आंसू इंसान को खुशी में भी निकलते हैं, गर्व की अनुभूति में भी निकलते हैं और दुख में तो निकलते ही हैं। जब भी आपको सुना है, रोए हैं हम लोग गर्व से, दुख से नहीं, कि एक 19 साल का लड़का 19 गोलियां लगे हुए, हाथ भी काम नहीं कर रहे हैं, जो ग्रेनेड आपके पास थे क्योंकि आप ग्रेनेडियर हैं, वो भी आपको नहीं पता है कि आप हाथ वहां तक पहुंचा पाएंगे या नहीं, और 18,000 फीट की ऊंचाई पर अकेला एक व्यक्ति जिसके साथी भी नहीं है और सामने पाकिस्तान के सैनिक हैं, वो जो पल था, मैं चाहता हूं कि वो पल सिर्फ वहां तक जहां तक आपने वो ग्रेनेड फेंका और उसके बाद हिंदुस्तान की विजय की दिशा बदल गई, अगर आप
संक्षिप्त में बता सकें तो हम सबके सौभाग्य की बात होगी। नहीं बिल्कुल, इस बुक के अंदर भी मैंने हीरो ऑफ टाइगर हिल इसमें बहुत कुछ लिखने का प्रयास किया है। इसके पहले कि आप बताएं, मैं ज़रूर बताना चाहूँ, इस किताब को मैंने पढ़ा है, द हीरो ऑफ टाइगर हिल, यहाँ अहमदाबाद में भी क्रॉसवर्ड में अवेलेबल है, मैंने यहीं से लिया है, आप लोग अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब को मैंने पूरा पढ़ा है और आप लोग एक बार पढ़ोगे तो जैसा रवि जी अभी बता रहे थे ना, आपको आंसू भी आएंगे, आपका सीना भी चौड़ा होगा, बड़ा गर्व होगा कि यस हम ऐसा भी कर सकते हो। और ये केवल मिलिट्री में नहीं होता है, ये आपके सामने भी ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी जीवन में जब आपको इसी की तरह की परिस्थितियाँ होंगी और आपको ऐसा ही करना पड़ेगा कि हम मरेंगे तो है ही, मरना सबको पड़ता है, कभी एक्सीडेंट में मरोगे, कभी ऐसे मरेंगे, कभी वैसे मरेंगे, लेकिन उस पल में आप कितनी शक्ति से अपने आप को जीवित रख पाओगे, वो योगेंद्र सिंह यादव साहब की इस किताब में आपको पढ़ने को मिलेगा, इनके जीवन से सीखने को मिलेगा, इसलिए इसको पढ़िए ज़रूर आप लोग। क्योंकि ये जो हम कुछ कर पाते हैं वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे जीवन के वो आदर्श होते हैं। जिस इंसान के जिस तरह के आदर्श होते हैं उसका उसी तरह का व्यक्तित्व होता है, उसी तरह का उसका जीवन का पथ होता है। मैं 6th क्लास के अंदर अब्दुल हमीद की कहानी को पढ़ा था, जिसने एक अकेला हिंदुस्तान का सैनिक जो पाकिस्तान के 8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर देता है और 9वें के ऊपर निशाना लगाते लगाते अपने आप को मां भारती की गोद में सुला देता है। मैं उस बच्चे की कहानी को पढ़ करके बड़ा हुआ जो 12 साल की अवस्था में अपने खेतों के अंदर बंदूकें और गोलियां बोता है, और 23 साल की अवस्था में जो अपने आप को, अपने जीवन को ऐशो आराम की जिंदगी में जी सकता था, लेकिन हंसते हंसते फांसी के फंदे को अपने गले में लगा करके मां भारती के लिए सो जाता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु मेरे जीवन का वो आदर्श रहा। वो एक ऐसा स्वाभिमानी व्यक्ति जिसने कसम खा रखी थी कि जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा, और अपनी पिस्टल की लास्ट गोली को अपनी कनपट्टी पे लगा करके धरती माँ की गोद में सो जाता है। तो मैं तो ऐसे देश के अंदर इस धरती पर पैदा हुआ, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता था। और सबसे बड़ा सौभाग्य कि मेरे पिता खुद सैनिक थे। उन्होंने 1965 और 71 का युद्ध लड़ा था, तो वो युद्धों की दास्तानों को सुनाया करते थे अपने साथियों के साथ, तो बैठ करके सुनता था। और एक बच्चा था तो एक जिज्ञासा होती थी कि पिता बोलते थे युद्ध के दौरान न खाना मिलता है, न पानी मिलता है, न सोना मिलता है, चारों तरफ लाशें होती हैं, फिर भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना होता है। क्या पापा सही कहते हैं? बिना खाए पिए कैसे इंसान जिंदा रह सकता है? फिर मन के अंदर, क्योंकि जो हमारा अवचेतन मस्तिष्क है ये हमारी इंसान की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी ऊर्जा शक्ति, यहां पर अपने मन मस्तिष्क के अंदर एक ही पिक्चर छापी कि मैं भी एक सैनिक बनूंगा, और सैनिक की छवि में जीने लगा। और जब आप अपने अंतर आत्मा के साथ किसी छवि को जीने लगते हैं तो आपकी जो ऊर्जा वो शायद परमात्मा तक पहुंच जाती है। क्या बात, क्या बात, वाह। और परमात्मा आपको उसी राह पर लेकर के चला जाता है। तभी तो 16 साल की अवस्था में फौज में भर्ती हुआ, और जब भर्ती होने के बाद, ट्रेनिंग के बाद, जिस तरह से एक कुम्हार अपने बर्तनों को बनाता है, धूप में सुखाता है और आग में पकाता है, ताकि उस बर्तन के अंदर भविष्य में कुछ वस्तु संग्रह करने की क्षमता पैदा हो सके, तो फौज ने भी हमको एज ए सिविलियन बच्चों को 9 महीने तक इसी तरह से गढ़ा। और जो गढ़ने के बाद जब ये वर्दी पहनी, क्योंकि ये वर्दी कोई मामूली वर्दी नहीं होती है, ये लाखों करोड़ों सैनिकों के लहू से संचित ये वर्दी होती है, ये हिंदुस्तान के विश्वास और भरोसे की वर्दी होती है, और ये तिरंगे की आन बान और शान की वर्दी होती है। इस वर्दी को पहनने के बाद पहला मौका मुझे मिला तो कश्मीर के अंदर मिला। पहली पोस्टिंग कश्मीर में हुई, जहां हिंदुस्तान की फौज 1990 से जिहाद की लड़ाई लड़ती चली आ रही, उनके विरुद्ध जो युद्ध लड़ती चली आ रही है, उस युद्ध में भी लड़ने का सौभाग्य मिला। धीरे धीरे फिर कारगिल का समय आया, तो कारगिल के अंदर हमें जब भेजा गया, मेरे नौजवान साथियों, आपको जब कोई प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है तो आपको तमाम जानकारी दी जाती है कि आपको इस तरह के ये करना है, ये करना है।
लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी थी कि सिर्फ उग्रवादी बैठे हुए हैं, और उग्रवादियों के बरखिलाफ जिस तरह से फौज अपनी कार्रवाई करती है अपनी प्लानिंग के तहत वो उस प्लानिंग के साथ हमने वहां पर 22 दिन उस तोलोलिंग टॉप के ऊपर 22 दिन तक युद्ध लड़ा। और उस 22 दिन के दौरान हमने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। और इसी दौरान हमने 28 मई को अपना अपना MiG-21 और एक अटैकर हेलीकॉप्टर को भी खोया है। तब जाकर के 12 जून 1999 को पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप हमें पुनः प्राप्त हुआ। फिर हमें टाइगर हिल का टास्क मिला। टाइगर हिल 18,000 फुट ऊंची पहाड़ी द्रास सेक्टर की, जिस पर ऑक्सीजन नहीं थी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। उस पहाड़ी को फतेह करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि इतनी हाइट्स पर बैठा हुआ दुश्मन, अभी ये तक ये क्लियर हो चुका था कि यहां पर उनकी आर्मी बैठी हुई है, उनकी लगातार आर्टिलरी, उनके लगातार मोटर्स हमारे ऊपर बम्बारमेंट कर रहे हैं, हमारी हर हरकत को वो देख पा रहे हैं। तो उस पर प्लानिंग किया। प्लानिंग के तहत एक घातक प्लाटून एज ए कमांडो टीम का पुनर्गठन किया गया। मैंने इस किताब के अंदर बताने की कोशिश करी और नौजवानों से बताना चाहता हूं कि व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं, बल्कि उसके कर्म से होती है, उसके कार्य से होती है। यस आपने लिखा है इसे। मैं कोई विशेष शक्ति लेकर के इस धरती पर पैदा नहीं हुआ, आप लोगों की तरह एक आम इंसान था। लेकिन 22 दिन की लड़ाई के दौरान जो पिता की बताई हुई बातें थी वो सार्थक हुई कि 22 दिन के दौरान जो हमारी 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अम्युनिशन पहुंचाना, तो 15 में से हम 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना खाए, बिना सोए, बिना थके, बिना रुके चलते रहे। और उसी काम से हमारी पहचान बनी थी कि ये तीनों लड़के, तीनों सैनिक फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, इनको इस कमांडो टीम के अंदर शामिल किया जाए। तो इस प्रकार से मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उस टीम का हिस्सा हुआ। फिर हमने 1-2 दिन प्लानिंग किया। उस पहाड़ी पर रात को चल सकते थे, दिन में नहीं, तो रात भर चलते थे। दिन भर पत्थरों में चुपचाप पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे। इस तरह से हमने 2 रात और 1 दिन -20 डिग्री टेम्परेचर, दुश्मन की भारी गोलाबारी, इन सब के बावजूद हिंदुस्तान के ये सैनिक टाइगर हिल के शिखर की तरफ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाते हुए चढ़ते चले गए। और तीसरी रात का वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने ऐसे दरसता है, शायद वो कल की ही तो बात है। मुझे ज्ञात है कि सुबह का वक्त होने वाला था। बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था, रस्सियों के सहारे हमने चढ़ना शुरू किया। अंधेरे की वजह से हमें नहीं दिखाई दिया कि यहां उनके नजदीक बंकर हो सकते हैं। दोनों तरफ उनके बंकर थे, उनकी बंकरों के बीच से हम ऊपर चढ़ रहे थे। तो इंसान जब चलेगा तो आवाज तो होनी लाजमी थी। पत्थरों पे चल रहे तो पत्थर तो फिसलना भी लाजमी था। तो हमारी आवाज हुई, पत्थरों के गिरने की आवाज हुई। शायद उनकी आंखें खुली होंगी, सो रहे होंगे। उनको एहसास हुआ कि शायद हिंदुस्तान की फौज तो हमारे बहुत करीब तक आ गई है। उन्होंने दोनों तरफ से इस प्रकार से फायरिंग खोला, दोनों पोस्टों से, तो जो हमारा रास्ता था वो कट ऑफ हो गया और केवल हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो 7-8 मीटर का बिल्कुल प्लेन स्पेस, सामने फिर दुश्मन के 2 बंकर। हम 7 जवानों ने जाकर के आधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। वहां से टाइगर हिल टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा होगा। तो टॉप पर तो उनकी एक पूरी कंपनी की डिप्लॉयमेंट थी। पाकिस्तान की एक कंपनी की स्ट्रेंथ 150 की होती है। उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की फौज तो हमारे बहुत करीब तक आ गई है। इतना जबरदस्त हमारे ऊपर बम्बारमेंट हुआ, गोलाबारी हुआ कि हम ऐसी परिस्थिति में थे, ऐसी कंडीशन में थे
कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हेड शूट है और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हेड शूट है। मरना निश्चित था, लेकिन हमने इस धरती पर जो आया है मरेगा तो जरूर। हमने सबने प्रण किया, निश्चय किया, यार मरेंगे, लेकिन मरने से पहले जितने ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानियों को, दुश्मनों को मार सकते हैं हम मारेंगे। और ये भी एक सत्य है कि बिना लीडर की कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। उस समय जो मेरा लीडर था, मेरा प्लेटून हवलदार मदन, वो हमारे साथ था। उन्होंने बोला दौड़ करके इस बंकर में घुसो जा करके। मैं कहा सर माइन लगी होगी। बोला पहले माइन से मरो, गोलियों से बचो। हम दौड़ करके भागे, उनकी डेड बॉडी को निकाल करके बाहर फेंका, उनके बंकर को अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन किया और फिर 5 घंटे तक उन्हीं बंकरों से हम फायर करते रहे। 1 इंच वो भी नीचे नहीं आए तो 1 इंच हम भी आगे नहीं बढ़ पाए। धीरे धीरे अम्निशन समाप्त होने लगा। मैं नौजवान साथियों को यहां पर बताना चाहता हूं, जीवन के अंदर बहुत बड़ी बाधाएं आएंगी, बहुत बड़ी समस्याएं आएंगी, लेकिन कोई भी बाधा, कोई भी समस्या आपको हताश और निराश करने के लिए, कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि आपको सशक्त बनाने के लिए, आपको सामर्थ्यवान बनाने के लिए वो भी बाधाएं आती हैं। हमें लगा कि यार हमारा अम्निशन खत्म हो जाएगा तो इतने राइफल तो डंडे हो जाएंगे, इनसे क्या करेंगे हम। और आज का मैं नौजवान देखता हूं कि जब बाधाएं आती हैं तो इतना हताश और निराश हो जाता है, इतने नकारात्मक भावों में डूब जाता है कि उसको लगता है यह जीवन ये बेकार है, और कई बार हमारे उस जीवन को समाप्त भी कर लेते हैं। ये नौजवान साथियों, ये आपका जीवन नहीं है, ये इस राष्ट्र का जीवन है, और ये उन माता पिताओं का जीवन है जो अगर वो ना चाहते तो इस धरती पर आज हम नहीं होते। क्या बात। तो उस परिस्थिति से निकलने के रास्ते भी होते हैं, बस सिर्फ धैर्य रखने की आवश्यकता है, मानसिक संतुलन को बनाने की आवश्यकता है। तो हमने धैर्य रखा, हमें समझ में आया हमारे पास अम्निशन समाप्त हो रहा है, लेकिन दुश्मन के पास तो अम्निशन है। हमें तो दुश्मन के अम्निशन को अपना अम्निशन बनाना है। इसके ऊपर हमने प्लान किया, योजना बनाई कि दुश्मन जब फायर करेगा उस अपने फायर को हम बंद करेंगे, उनको ये एहसास दिलाएंगे कि इनका अम्निशन समाप्त हो गया है, तब ये पत्थरों से बाहर निकलेंगे, और जब ये पत्थरों से बाहर निकलेंगे तब इनको हम आसानी से मार सकते हैं, और जितनों को हम मारेंगे उतना ही हथियार अम्निशन हमारा होता हुआ चला जाएगा। इसी प्लानिंग के साथ हम 3 अलग अलग पत्थरों के पास आपस में कोऑर्डिनेशन करके बैठ गए। उनका जबरदस्त फायरिंग चल रहा था, अपना फायर बंद कर दिया। 25 से 30 मिनट तक जब हमारी तरफ से कोई फायर हुआ ही नहीं तो उनको भी लगा कि शायद इनका अम्निशन समाप्त हो गया है। तो मुझे ज्ञात है, मुझे दिख रहा है कि ऐसे सामने बहुत बड़ा पत्थर था, दोनों तरफ से निकलने के रास्ते थे। 10-12 पाकिस्तान के जवान सिर्फ ये देखने के लिए हमारे नजदीक आए कि हिंदुस्तान के सैनिक कितनी संख्या बल में हैं, जिंदे हैं या मर गए हैं। जब वो बहुत करीब आए तो हमने आपस में कोऑर्डिनेशन किया था, एक साथ उनके ऊपर फायर खोला, उनमें से 1-2 बचा होगा, सबको मौत के घाट उतार दिया। फिर उन्हीं का हथियार, उन्हीं का अम्निशन लेकर के फायर करने लगे, लेकिन 1-2 जो बचा था उन्होंने जाकर के अपने कमांडर्स को बता दिया कि हिंदुस्तान के वहां पर 8 या 10 ही जवान हैं। साथियों, विदिन 30 मिनट हमें संभलने का मौका ही नहीं मिला, 35 से 40 पाकिस्तान के जवानों ने दोबारा से हमला कर दिया, और हमला इतना जबरदस्त कि जितने भी उनके पास हैवी वेपन थे 20 मिनट तक हमें सर नहीं उठाने दिया। फायर बंद करते ऊपर से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए, ताकि ये जख्मी हो, चिल्लाएं, इनका लोकेशन पता चले और दूर से दूर हम आसानी से उनको मार सकें। लेकिन अपने धैर्य को बनाए हुए चुपचाप बैठे रहे। वो जब बहुत करीब तक आए तो हमारा एक LMG थी, लाइट मशीन गन वेपन, वो उनको नजर आया, उसी के ऊपर उन्होंने गोला गिराया, वो वेपन डैमेज हुआ, उसको चलाने वाले जवान थे, उनको पत्थर लगे, घायल हुए। इस तरह मेरा प्लाटून हवलदार बैठा था, उसकी तरफ दौड़े
और वो प्लाटून हवलदार के आखिरी शब्द आज ही मेरे कानों में गूंजते हैं। उन्होंने बोला, योगेंद्र इस LMG को उठा करके फेंक, दुनिया में इस वेपन के सिवा आज कोई बचाने वाला नहीं है। मैं उस हथियार को उठा करके उनकी तरफ फेंका तो मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई, जिस पत्थर से फायर कर रहे उसी के ऊपर 7 पाकिस्तान के जवान खड़े थे। मैं कहा, सर ये तो बहुत करीब तक आ गए, कहाँ पर हैं ये? शायद मेरी आवाज़ भी वहाँ तक पहुँच गई होगी। ऊपर से सीधा ग्रेनेड फेंका तो एक मेरा साथी पीछे लेट करके फायर कर रहा था, उसकी यहाँ से उंगली कटी और दूर जा करके पड़ी। तो जिसको चोट लगती है दर्द का एहसास उसी को होता है। तभी एक और जवान जख्मी हुआ, उसको भी फर्स्ट एड दिया। फिर एक और सैनिक था हमारा, उसके ऊपर 3 तरफ से फायर आने लगा। देख, मेरा ट्रेनिंग का साथी ग्रेनेडियर अनंतराम, दोनों रूममेट थे हम ट्रेनिंग के। हमको बोला कि आप उसकी हेल्प के लिए जाओ। तो जैसे वहां से मेरा मूवमेंट हुआ, शायद मेरा मूवमेंट भी उनको दिख गया। उन्होंने फिर ग्रेनेड फेंका तो ग्रेनेड का एक टुकड़ा आकर के मेरे भी घुटने के नीचे लगा। तो जैसे मैं खड़ा था एकदम से नीचे जा गिरा। मुझे भी लगा कि शायद घुटने से पैर कट गया है। नीचे गिरते ही एकदम से हाथ लगा करके देखा, पैर तो था लेकिन बहुत गहरा जख्म हो गया था। अभी फर्स्ट एड कर ही रहा था तभी एक और ग्रेनेड आगे गिरा, उसका एक स्प्लेंडर आया, यहां से यहां पे लगा, ये पूरा कट गया। इसको कटने के बाद पूरा चेहरा शून्य हो गया, लगा कि शायद आंखें चली गई हैं। बहुत देर तक आंखें खोलने की कोशिश करी लेकिन आंखें नहीं खुली। जब आंखें खुली तो देखा ऊपर से नीचे तक लहूलुहान और नाक से खून की धार बह रही थी। बहुत देर तक वहां पर उनका स्लीपिंग बैग पड़ा था, उससे ब्लड साफ करता रहा लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। फिर मैं अपने साथी के पास रेंगता हुआ खिसकता हुआ गया। पहाड़ी से पीठ लगा करके मैं ऐसे बैठा हुआ था, ठीक मेरे सामने मेरा साथी एक मेरी बगल में बैठा था। मैं उनको बोला, सर आप फर्स्ट एड कर दो। तो मैंने उन पलों को जिया कि वो फर्स्ट एड करने के लिए उन्होंने अपनी फील्ड पट्टी को निकाला, उसकी पॉलीथीन फाड़ने के लिए उनका हाथ यहाँ तक गया, यहाँ पे गोली लगी और इधर से भेजा निकलता हुआ पीछे की तरफ लेटते हुए चले गए। मैं उनका हाथ पकड़ा लेकिन सर एक शब्द नहीं बोले। ऐसे मेरी बगल में ऐसे बैठे जैसे सर बैठे हुए, तो मेरा साथी था, उसको मैंने बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी है। क्या? बस यही शब्द वो बोल पाया। उसको ऐसे सीने में ब्रस्ट लगा, यहाँ से फेफड़ों से खून की फुहारें छूटता हुए ऐसे लेट करके मेरी गोद में लेट गया। एक साथी ऐसे खड़ा था, वो एकदम से फायर करने लगा, वहीं आटे का बम गिरता है, उसकी यहाँ से गर्दन कट जाती है। गर्दन कट करके जमीन पे ऐसे फड़फड़ाती है, उसके कदम 2 कदम चलता है फिर गिर जाता है। फिर ऐसा भी पल आया कि उन्होंने इस तरह से आकर के हमको घेर लिया और चारों तरफ से जब गोलियों की बौछारें हुई तो एक पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। मेरे तमाम साथी शहीद हो गए। मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। उनका एक कमांडर था, उसने बोला इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो पाकिस्तान के जवान जब हमारे जवानों की बॉडियों के अंदर गोलियां मारते थे तो बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। जब उसने सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी भी उछलता हुआ देखा मैंने इस बगल वाले को। मैं भी इस तरह से पड़ा हुआ था। तो उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोलियां मारी, फिर पैर में 2 जगह पे गोलियां मारी। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है। फिर उन्होंने अमानवीय क्रूरताएं जो उनकी एक रहती हैं, उन्होंने गालियां देनी, पत्थरें मारने, बूट की ठोकरें मारने, हमारी बॉडियों को छित विछत करने लगे। वो सब कुछ पड़ा सहता रहा। काफी देर के बाद उसने, उनका जो कमांडर ने बोला, टाइगर हिल की बगल में ही मस्को वैली थी जहां उनका बेस कैंप था, उसको मैसेज दिया कि हिंदुस्तान का नीचे जो पोस्ट है आप लोग उसके ऊपर हमला कर दो, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ये आवाज़ जब मैंने सुनी तो मुझे लगा कि शायद आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। और ये सत्य अगर निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ उस परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं तो शक्ति जरूर साथ देती है। चुपचाप पड़ा रहा, कोई तरीका ही नहीं, कोई हौसला ही नहीं। फिर उनके कमांडर ने बोला इनके हथियार उठा लो। तो उनका एक जवान आकर के दोबारा से गोलियां मारने लगा, एक हथियार उठाने लगा।
तो तब तक मैंने अपने मन मस्तिष्क के अंदर एक विश्वास पैदा कर लिया था कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। और उसी विश्वास के साथ आज मैं आपके सम्मुख भी बैठा हूं। वो आया, दोबारा से आकर के उसने उसी रोटेशन से गोली मारी, फिर भी मेरी बाजू में पैर में गोली मारी। 2 कदम आगे चलने के बाद न जाने उसको क्या एहसास हुआ होगा, वो वापस मुड़ा, फिर उसने राइफल मेरे सीने की तरफ करी। मैं सब कुछ नज़ारा देख रहा हूं, तब लगा यार योगेंद्र अब नहीं बचेगा। लेकिन कहते हैं जाको राखी साइयां मार सके ना कोई, और इस देश को भारत माँ बोलते हैं। ऐसे नहीं बोलते, ये कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं बल्कि एक सजीव है जिसको मैं प्रत्यक्ष रूप से जिया हूं। मां भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान को कभी दफन होने ही नहीं देती है, किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। तो जब उसने गोली चलाई तो यहां पर पर्स रखा था, क्योंकि पहाड़ियों पे चलते चलते पूरी पैंट फट गई थी। तो यहां पर वो पर्स था, पर्स में भी कुछ 5-5 रुपए के सिक्के पड़े हुए थे, और वो सिक्के भी शायद परमात्मा ने इकट्ठे कर रखे होंगे। जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों पे टकराई, रिकोचिट हुई। उस गोली के धक्के से मुझे खुद आभास हुआ कि मैं तो मर गया हूं। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया, उसने आकर के शायद मेरा हथियार उठाया होगा, वापस मुड़ा होगा, उसका पैर मेरे पैर से टकराया होगा, तो मुझे एकदम से चेतना आई। फिर एक अंतर मन से आवाज आई, योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। तो मेरे पास एक ग्रेनेड बचा था, मैंने अपना ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया। तो कोट के अंदर हुड लगे हुए थे, वो पाकिस्तानी सैनिक के हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिरा, और जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता वो ग्रेनेड फट गया, उसका यहां से पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आ गिरा। उस धमाके से पाकिस्तान के सैनिकों में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। बस वही एक मौका था मेरे पास। मैंने तुरंत दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की चेष्टा करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं। इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी, सिर्फ कंधा कंधा हिला। एक हाथ से राइफल को उठाया, वहां से ऐसे फायरिंग किया और 4-5 पाकिस्तानियों को और मौत के घाट उतारा। फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से। जब 4-5 जगह से फायरिंग किया तो उनके हौसले पस्त हो गए। उनको लगा कि नीचे से रीइंफोर्समेंट की दूसरी टुकड़ी आ गई है, और वो वहां से भाग खड़े हुए। मैं 4-5 मीटर तक खिसटता हुआ, रेंगता हुआ, फायर करता हुआ उनके पीछे गया। तो 4-5 मीटर जाने के बाद देखता हूं सामने उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए हैं, उनका वेपन का डिप्लॉयमेंट है। वो सब कुछ छोड़ करके भागते हुए चले जा रहे हैं। मैं नौजवान साथियों आपसे बताना चाहता हूं, दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा राष्ट्र हैं और सबकी अपनी अपनी सेनाएं हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सेना सभी पूरे विश्व में एक विशेष स्थान जो रखती है, वो सैनिक की उस सोच से रखती है। आपने ये देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा, मैंने तो उन पलों को जिया है। अगर दूसरे राष्ट्र की 10 जवानों की एक टुकड़ी है, उसमें से 3 भी अगर शहीद हो गए तो 7 भाग जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के 10 में से अगर 9 भी शहीद हो गए हैं तो 10वां भी वहीं आखिरी गोली और आखिरी दम तक उस मां भारती को छोड़ करके पीछे की तरफ नहीं आता है। यही हमारी ताकत है, जो राष्ट्र की ताकत है। वो सब भागते हुए चले जा रहे हैं। मुझे उस समय सिर्फ जहन के अंदर एक ही पागलपन, एक ही सोच, अपने साथियों को बचाना, अपनी पोस्ट को बचाना है। फिर मैं रेंगता खिसटता खिसटता फिर अपने साथियों तक आया, जहां पर वो मृतक पड़े हुए थे। आकर के देखा किसी का पूरा सर फटा हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे, क्योंकि मुझे तो लगा था कि शायद मेरी तरह इनमें से कोई जिंदा होगा। एक एक को देख करके रोता रहा। 2.5 साल की सर्विस, 19 साल की अवस्था, न तो 19
उम्र में क्या अनुभव होगा जीवन का, न सर्विस का कोई अनुभव था, तजुर्बा था। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ ही पहाड़। जाऊं तो जाऊं कहाँ, ये भी पता नहीं कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है। रोता रहा, अपने आप को फिर संभाला। इस हाथ को ऐसे बांधने की चेष्टा करी, लेकिन हाथ कभी इधर लुढ़क जाता, कभी इधर लुढ़क जाता। लगा कि शायद ये कट गया है। मन में आया कट गया तो इसको तोड़ करके फेंक देता हूँ। तोड़ने की चेष्टा करी, टूटा भी नहीं। फिर इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया, सोचता रहा। कहते हैं इंसान का एक शरीर नहीं होता है, हमारे 3 शरीर होते हैं। एक स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कर्ण शरीर है। और जब आपकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है तो परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर संचारित होती है। तभी हम उस चीज को सुन पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। तभी मुझे एक ऐसी आवाज सुनाई दी, इसने बोला बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। चारों तरफ देख रहा हूं लेकिन कुछ भी नहीं, नजर नहीं आ रहा। फिर बोला बेटा नीचे की तरफ चला जा। मैं उस आवाज को सुन करके बस मन में बस ये की सोच और भगवान से प्रार्थना करता रहा कि हे ईश्वर, इस शरीर से सांस निकलने से पहले हर हाल में तिरंगा लक्ष्य पर लहराना चाहिए, और अगर मेरे जीवन का और उच्चारण की कोई आखिरी शब्द बचे तो वंदे मातरम ही निकलना चाहिए। क्या बात है। उससे लुढ़क गया मैं, 500 मीटर लुढ़क करके नीचे आया। आप अपने आप को परमात्मा के साथ, उस दिव्य शक्तियों के साथ या किसी के साथ समर्पित करके तो देखिए। जब हम निस्सहाय हो जाते हैं तो तब हमारा वही सहारा होता है। नहीं तो 500 मीटर आप लुढ़क करके देखो, पत्थरों में आपका वैसे ही आपके प्राण निकल जाएंगे। लेकिन इतनी सी भी खरोंच नहीं आई थी, न जाने कैसे लेकर के आए। नीचे जब साथियों के पास पहुंचा तो उन्होंने, जिस तरह से आप फिल्मों में देखते हैं ना, कोई ग्रेनेड फटता है पूरे कपड़े फट जाते हैं, सेम कंडीशन थी। कोई कह ही नहीं रहा था कि ये जिंदा रहेगा, सबको था कि थोड़ी बहुत देर के बाद मर जाएगा। लेकिन मेरे मन के अंदर विश्वास था कि मैं जीवित रहूंगा। पीछे कमांडिंग ऑफिसर को सूचना दिया, वहां तक मुझे पहुंचाया गया। इतना लहू बह चुका था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। उन्होंने बोला बेटा मेरे को पहचानता मैं कौन हूं? मैं कहा नहीं साहब, आवाज सुनाई दे रही, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। बोला मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मैं जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही है। उन्होंने अपने टेंट के अंदर लिटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई तो जबान अभी ऐंठने लगी थी बारूद की वजह से। मैं कहा साहब थोड़ा सा एक घूंट पानी पिला दो। बोला पानी तो नहीं मिलेगा। थोड़ी सी मायूसी हुई। डॉक्टर एकदम से सुन रहा था, वो डॉक्टर दौड़ करके आया, उसने आकर के एक ग्लूकोज की कुछ बोतल बूंदें पिलाई, थोड़ी सी एनर्जी महसूस हुई। बोला बेटा कुछ बता सकता है? मैं कहा सब बता सकता हूं। तब ऊपर का तमाम घटनाक्रम, तमाम जो खबरें थी, इंफॉर्मेशन थी, उनको बताया। तो लास्ट में बोलते हैं जवान की रिक्वायरमेंट बता क्या है? साहब जवान की रिक्वायरमेंट अम्नेशन और फील्ड पट्टी की है। क्यों, खाने के लिए नहीं चाहिए? पार्ले जी वाला बिस्कुट का पैकेट था, एक बड्डी पियर, 72 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया था। सिर्फ आधा बिस्कुट का पैकेट खाया था, आधा तो बैलेंस था। मगर सर भूख नहीं लगती है। और इतना कहते कहते फिर डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला बेस हॉस्पिटल श्रीनगर। और वहीं पर मुझे पता चला कि उसी रात को दोबारा से हमारी टीम ने हमला किया और बिना कुछ कैजुअलिटी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका। क्या बात, जय हिंद जय भारत। जब भी इस सभागार का इतिहास लिखा जाएगा, मैं, आप बैठे रहे, मैं ये बात खड़े होकर कहना चाहता हूं, भारत माता की, भारत माता की। जब भी इस सभागार का इतिहास लिखा जाएगा और जब भी हम कभी अपने आप को याद करेंगे तो हम इस बात का जिक्र जरूर करेंगे कि इस सभागार ने कभी आदरणीय योगेंद्र यादव जी को लाइव सुना था। ये हमारा सौभाग्य है। और अभी 1-2 बातें सिर्फ हम और करेंगे, आप बैठें, क्योंकि
हाँ, मैं सिर्फ उनका एक सवाल ले लेता हूँ कि नमन तुझे है भारत माँ, हमने न तिरंगा झुकने दिया, जब तक सांस रही दुश्मन का हमने दम ना बढ़ने दिया, रहे रहे ना जान रहे परवाह किसे है जीने की, जब तक सांस चली हमने दुश्मन को दम ना भरने दिया। आप जैसे लोगों की वजह से ये है, क्योंकि आपके साथ तो इतनी सारी बातें हो सकती हैं और फिर परमवीर चक्र की घोषणा हुई और उसमें भी कमाल का इंसिडेंस हुआ कि भैया को यही नहीं अंदाज़ा था कि उनको परमवीर चक्र मिला है, क्योंकि एक और भी जवान थे इसी नाम से जिनको ये लगा। मैं इससे थोड़ा इतर, क्योंकि सबकी आंखें नम हो गई हैं, मैं इसलिए रुमाल लेके बैठा हूँ और आपकी आंखें मैं देख रहा था, मैं थोड़ा दूसरी तरफ लेके जाता हूँ कि ऐसे माहौल में भी आपको मजाक सूझता है। इतने सारे पाकिस्तानियों को मारा, वो भी मजाक मजाक में मारा है आप। और मैं एक घटना का जिक्र करता हूँ कि ऐसे मौके पर जो परिवार वाले आते हैं, भाभी आई, नई नई शादी हुई थी आपकी, रोने लगी, यकीनन रोने की ही बात थी, मान चुके थे कि नहीं रहेंगे, तो आपने उस पर मजाक कर दिया भाभी के साथ, आपको डर नहीं लगा उनसे? नहीं, क्योंकि जब हॉस्पिटल में माँ आई पहले तो वो रोने लगी। माँ को भी यही बोला कि अब तक कुछ नहीं हुआ था, अब कुछ नहीं होगा, और रोने से मैं इतनी जल्दी ठीक भी नहीं हो सकता हूँ। अगर रोने से ठीक होता है तो मुझे भी बाहर लेके चलो, मैं भी रोने शुरू करता हूँ। ये है सेंस ऑफ ह्यूमर। फिर मेरी धर्म पत्नी जी आई, क्योंकि अभी शादी को सिर्फ उस दिन 2 महीने हुए थे। 5 मई की शादी थी, 5 जुलाई को गोलियां लगी थी, तो वो भी आकर के रोने लगी, क्योंकि उस समय रेडियो हमारे पास थी वहाँ पर। भारत सरकार 10 लाख रुपए दे रही है शहीद को, और उत्तर प्रदेश भी 10 लाख दे रही है। तो मैं बोला कि मक्का जो है, आप इसलिए रो तो नहीं रहे कि 25 लाख आपके रह गए हैं? जोरदार तालियां उनके सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए, वीरता के लिए तो उनको बहुत बार सम्मान मिला है। मगर अभी तो हंसना चाहिए, अभी तो जिंदा हूँ, तो इसलिए रो रहे हो कि यार 25 लाख हमारे चले गए। देखिए, आप लोगों को अगर मिलिट्री के लोगों का अनुभव हो तो इसी तरह की बातें चलती हैं मिलिट्री में। और मैं ये बताऊं कि जब ये वहाँ पे लड़ाई कर रहे थे, शायद आप सब लोगों को किसी को नहीं पता हो, मैं भी एयरफोर्स में था उस टाइम पे, इंडियन एयरफोर्स में। एंड हम लोग, मैं रडार इंजीनियर, हम सारे जहाज़ों को उस पर मॉनिटर करते थे और हम लोग 24 घंटे मेंटेन करते थे कि कुछ भी जाएगा हम जाने नहीं देंगे, कुछ भी आएगा हम आने नहीं देंगे। तो दैट वाज द काइंड ऑफ जज्बा हम लोग जिसके साथ उस लड़ाई में उमा जी हम भी, मतलब मैं भी शामिल था। पूरा देश शामिल था, पूरा देश शामिल। जब सैनिक गुजरते थे तो हम लोग स्टेशन पे खड़े होकर जय हिंद जय भारत जय देश की सेना बोला करते थे, तो हम भी उसके हिस्सेदार थे। ये भारत की शक्ति है कि पूरा देश लड़ता है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, यस, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे लोग कितना सैनिकों को किस तरह से मदद कर रहे थे, हमें सब याद है। योगेंद्र सिंह यादव साहब की कहानी भी हमें रोज सुनते थे टेलीविज़न पे और सब चलता था। अब हम एक और बात करना चाहते हैं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की बात आई है, कल इंडियन एयरफोर्स का डे था, 8 अक्टूबर इज इंडियन एयरफोर्स डे, तो हम एक बार और इंडियन एयरफोर्स के लिए जय हिंद करते हैं। और क्योंकि एक और बड़ी घटना हुई देश में, IF एयर स्ट्राइक्स एट 0328 आवर्स बालाकोट, जिसने भी हमारे देश का चरित्र बदल के रख दिया। चरित्र बदल गया। मुकेश जी बताइए क्या कहानी है? दरअसल जब ये किताब मुझे लिखने का अवसर मिला तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ये बहुत सीक्रेट मिशन था जिसके बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं था। तो मुझे लगा कि वो आदमी जो इस मिशन को संभाल रहा होगा, अगर मैं उस तक पहुंच जाऊं तो कुछ कहानी पता चल सकती है। और मेरा ये सौभाग्य ही है कि इस मिशन को जो वेस्टर्न कमान में संचालित कर रहे थे एयर मार्शल हरि कुमार, 2 दिन बाद वो रिटायर हो गए। 26 तारीख को वो मिशन संभाल रहे थे, 28 तारीख को इनका रिटायरमेंट हुआ, और उसके अगले ही दिन मैं उनके घर पहुंच गया कि सर आप वो किस्सा सुनाइए जब आप वेस्टर्न कमान में बैठे हुए थे और ये सब हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप चाहते हो कि मैं अपना बुढ़ापा ख़राब कर लूँ? तो मैंने कहा ठीक है, कोई उपाय है क्या, क्योंकि मैं तो एक अखबार वाला बन के गया था। तो उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कूलिंग पीरियड भी अभी पूरा नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है, एक उपाय है मेरे पास कि मैं इस पूरे ऑपरेशंस पर एक किताब लिखता हूँ, आप उसका फॉरवर्ड लिख दीजिए बस। तो मैंने उनको झांसे में फंसा दिया और वो उसका फॉरवर्ड लिखने को तैयार हुए। इस किताब का अगर फॉरवर्ड है
तो पहला ऑथेंटिक वर्सन एयरफोर्स की तरफ से उस एयर स्ट्राइक का है, जिसमें उन्होंने बताया था कि क्यों हमने 3 बज के सुबह 28 मिनट का समय चुना था, क्यों हमने 25-26 तारीख की रात चुनी थी, किस तरह से हमने 16 मिराज, अखबारों में 12 आया था तो उन्होंने मुझे करेक्ट किया कि 16 मिराज हम लेके गए थे, किस तरह से बरेली में हमने उनको ऊपर उड़ाया और लद्दाख की चोटियों के पीछे से उनको एक दीवार का सहारा दिया ताकि रडार पर ना आ पाए, लद्दाख की तरफ से उनको एकदम डायगनली मोड़ा था बालाकोट की तरफ, और बीच में जो पाकिस्तान के प्लेन आए थे उनको किस तरह से मोड़ा था। लेकिन 3 बज के 28 मिनट का समय इसलिए था कि वहाँ पर जो आधा घंटे का आगे पीछे का गैप है, वहाँ पर वो नमाज के लिए उठ जाने वाले थे और वो छितर बितर हो जाने वाले थे बालाकोट से। उसके बाद चांदनी रात, 1 हफ्ता पहले चांद फुल था और 30 डिग्री एंगल पर वो 7 दिन बाद आना था, और उस चांदनी की रात को हम लोग एयर स्ट्राइक प्रिसाइसली कर सकते थे। और तीसरा रीज़न ये था कि वहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की हालत थी, अगर गोले छूटते तो वो कहीं इधर उधर डेविएट हो सकते थे, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उस समय लोएस्ट था, इसलिए हमने वो चुना था। मुझे इन सारी जानकारी मिली तो मुझे लगा कि ये वास्तव में किताब के लायक हैं। दूसरी जो किताब आई उसमें जनरल बिपिन रावत से काफ़ी सहायता मिली, और गालवान के शहीदों में से जो मैं नमन कर चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग घायल हुए थे, उनसे मिलने का अवसर मिला ताकि रिक्रिएट कर सकूं कि उस रात क्या हुआ होगा। बस 1 मिनट के लिए वो एक लाइन सुनाता हूं ताकि आपको फील हो कि किस तरह से वर्जन्स को कहानियों में बदला जा सकता है, और मैंने कोशिश की है, इसलिए सिर्फ आधा मिनट का वो वर्जन मैं सुनाना चाहता हूं आपको, अगर आपकी इजाज़त हो या समय की हो। जब तक आप ये निकालते हैं, मैं आपकी क्यूटनेस के लिए आपको प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने ओपनली कहा कि भारतीय सेना को के अधिकारी को झांसे में लिया उन्होंने। ऐसे क्यूट झांसेबाज मैं पहली बार देख रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई सर आपको। ये गालवान घाटी की घटना है जब कर्नल संतोष बाबू उस चौकी पर मुआयना करने गए थे, और उनके लोगों ने जो बताया था, कर्नल संतोष बाबू की टीम के आते ही उनकी बेचैनी बढ़ चुकी थी। वो बेसाख्ता इधर से उधर पांव पटक रहे थे, स्वर तीखे थे, चीनी भाषा में वे तेज़ तेज़ बोल रहे थे, आपस में ज़ोर ज़ोर से चीख कर बात कर रहे थे ताकि भारतीय सैनिकों पर रौब पड़े। भारतीय टीम लीडर ने जब चौकी बनाने का सबब पूछा तो सीधा जवाब मिलना दूर रहा, आगे बढ़कर एक सैनिक ने उन्हें ज़ोर से धक्का दिया। कर्नल बाबू इसके लिए तैयार नहीं थे, इस तरह बेबर्ताव की उम्मीद उन्हें नहीं थी। अचानक हुए इस वार से लड़खड़ा कर पीछे गिरे। धक्का देने वाला सैनिक चीनी भाषा में बेरोक टोक गाली बके जा रहा था। वह धक्का मुक्की देकर खामोश नहीं रह गया। अपने टीम लीडर को इस तरह गिरता देख कौन चुप रह सकता था। भारतीय सैनिकों ने इसके जवाब में वहाँ मौजूद चीनी सैनिकों पर तीखे वार किए। हाथापाई पूरे जोर से छिड़ चुकी थी। ये एकदम मल्ल युद्ध की तरह था। यह हौलनाक नज़ारा था। करीब 300 सैनिक एक दूसरे को मार पीट रहे थे। उनके हाथ में जो आया उससे वार किया, पत्थर से, डंडे से या धक्का मुक्की से। जब हिंसा थमी तो अनेक हताहत सैनिक गालवान में पड़े थे। पस्त, लहूलुहान, मरणासन। गालवान नदी खून में नहाई हुई थी। अंधेरे में यह खौफनाक नज़ारा इतिहास के गर्त में गुम हो रहा था। कुछ इस तरह के संस्मरण मैंने लिखने की कोशिश की है। जानना चाहा है पूर्व सैनिकों, पूर्व सेना प्रमुख से, बिपिन रावत से, पूर्व वायुसेना अधिकारियों से कि उस रात क्या हुआ था, चीनियों के मन में क्या था। ये किताब में है दर्ज, मुझे और लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं चाहता ये था कि आपकी कहानियाँ सुनता रहूं, क्योंकि आप अगर मुझे पहले मिलते तो एक किताब और मेरी पढ़ी होती इधर। आप एक किताब और इनके ऊपर लिख दीजिए। तो रवि जी, अब कार्यक्रम को समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं उनकी एक अलग उनका एक अलग फॉर्मेट होता है, जिसमें हम लोगों से मिलना ज़्यादा चाहते हैं कि मिलें ज़्यादा, और कहानियाँ तो इतनी लंबी होती है कि हम लोग शायद सभी नहीं सुन सकते। इनकी जीवन ही पूरी कहानी है। तो आप लोग अभी मैं आपको फिर गुजारिश करूँगा कि योगेंद्र सिंह यादव साहब, मुकेश जी यहाँ पे ही अवेलेबल हैं, और मैं चाहूँगा कि सर आप लोगों के साथ थोड़ा सा वार्तालाप करिए। बहुत सारे लोग मेरे को फ़ोन पे बोल चुके हैं कि उनसे मुझे मिलने का मौका ज़रूर करवाइएगा, मैं जहाँ रहते हैं वहाँ आके मिलूँगा। तो मैं सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट जितना भी हो, लोगों के साथ फ़ोटो खींचेंगे। लोग और आपसे बात करना चाहते हैं। तो कुछ लोग
को तो आप सभी लोग जिसको भी सुनना है, इनसे मिलना है, ये पीछे अपने उधर से आ सकते हो, बैक स्टेज में फोटोग्राफ ले सकते हो, आप बातचीत कर सकते हो और इनका सम्मान कर सकते हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा सभागार में जितने भी लोग हैं कि इस तरह के आयोजन करना, इस तरह के मौके मुहैया कराना, जो लोग ये काम करते हैं वो वाकई बधाई के पात्र होते हैं। इस पूरे फेस्टिवल को, उमा जी को, इस टीम को मैं बधाई देता हूँ यहाँ निकलने से पहले। और मैं एक चीज़ की गुजारिश और करता हूँ कि हम सब सहयोग कर सकते हैं। सामाजिक कार्य क्या होता है कि पैसे देना ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ में, कि हम जो अच्छी चीज़ें होती हैं हम उनका प्रचार करें। इस तरह के जो फेस्टिवल्स होते हैं उनकी हम कम से कम एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डालें, ताकि ये हो कि जो अच्छे कार्य करने वाले लोग हैं उनका हौसला बढ़े। योगेंद्र भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि जो समापन कमेंट है वो आपकी तरफ से हो। सब लोग एक बार खड़े होकर जोरदार तालियां आदरणीय योगेंद्र जी के सम्मान। बिल्कुल, सर ने जैसे अभी किताब के अंदर पढ़ करके जो सुनाया, उससे एक ही चीज़ पता चली, आभास हुआ, और ये इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से सार्थक कर दिया कि लड़ाइयाँ टेक्नोलॉजी से नहीं, जिगर से लड़ी जाती हैं। और हिंदुस्तान का हर सैनिक, हर बेटा और बेटी एक सैनिक की तरह है, और उसकी ये सोच होती है कि ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा, हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा, हमारे प्राण माता भारती के पग समर्पित हैं, हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। क्या बात है, वंदे वंदे। उमा शंकर जी और पूरी टीम का बहुत बहुत आभार और आप सबको नमन। थैंक यू सो मच सर आने के लिए। 1-2 मिनट और लूँगा। इससे पहले कि हम ये सेशन समाप्त करें, एक और बहुत ज़रूरी बात कहना चाहते हैं। इन्होंने बोला कि जब भी सभागार का इतिहास लिखा जाएगा, योगेंद्र सिंह यादव साहब का नाम आएगा, शहर का इतिहास लिखा जाएगा कि आके इन्होंने कैसे कहानी सुनाई है टाइगर हिल की। वैसे ही AILF 2022 का जब इतिहास लिखा भी जा रहा है, रवि यादव जी का नाम जरूर आएगा, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 4 सेशन में, रिकॉर्ड 4 सेशन में, आज तक कभी नहीं, 7th एडिशन है, 4 सेशन में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया हो, और इस तरह से कंट्रीब्यूट किया है कि लोग याद करेंगे आपको। मतलब आपकी जो कला है, आपका जो दिल है, वो सबको पता है किस तरह से आपने कंट्रीब्यूट किया है। हम याद करेंगे और बहुत बहुत आभारी हैं आपके कि आपने इतना समय दिया और दिल से दिया। थैंक यू सो मच सर। अब हम लोग एक बार, क्योंकि योगेंद्र सिंह यादव साहब हमारे साथ हैं, तो हम चाहते हैं कि इनकी किताब को भी काफ़ी फोटोग्राफी कर लें। आप लोग पढ़िए इन किताबों को, आपका जीवन बदल जाएगा। योगेंद्र सिंह यादव साहब के हाथों से इनकी किताबों का भी कर लेते हैं। आप एटलीस्ट रखिएगा। मुझे देने के लिए धन्यवाद। अरे सर, आपकी वजह से ये मैं ले जाऊँगा सर, ये मैं ले जाऊँगा आपसे मिलने के लिए। मैं चाहूँगी उमा जी अब मेमेंटो देके हमारे मेहमानों का सम्मान करें। Sleep peacefully at your homes because Indian Army is guarding the frontiers. इसके साथ हमारा आज का ये सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं बुलाना चाहूँगी अगले सत्र के अगले मेज़बान को, चिन्मय सिंह तनवर। प्लीज़ आप मंच पे पधारें।